हर एक इंसान की ज़िंदगी में एक टीचर का रोल बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। अब अगर वही टीचर जो नन्हे-मुन्ने बच्चों को बड़ा करता है, पढ़ाता है कुछ करने के लिए, अगर वो एक ऑथर भी हो और वो पूरे समाज को कोई ना कोई मैसेज देते रहते हो, और ज़्यादा अच्छी बात होती है। मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे साथ आज एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद है, जिनसे हम गुफ्तगू करेंगे, कुछ छोटे-मोटे सवालात उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ है फलकनाज़ साहब, जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया आमिर साहब कि आपने हमें पैगाम शुपियान 89.6 FM पे दावत दी। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। नाज़ साहब, आप एक राइटर हैं, ऑथर हैं, इसके साथ-साथ आप एक मुअल्लिम हैं, टीचर हैं। पहले अगर हम आपकी लाइफ़ की बात करें, तो आप इस वक़्त 2 शख्सियतों को रिप्रेज़ेंट करते हैं, एक ऑथर को और दूसरे टीचर को। पहले हम आपके ऑथर के बारे में जानेंगे कि कहाँ से ये पैशन आया आप में, कहाँ से आपने ये शुरुआत की और क्या लिखा आपने सबसे पहले? देखिए आमिर साहब, दुनिया में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके ज़रिए आप अपनी मैसेज कन्वे करते हैं। कभी आप तकरीर के ज़रिए, तो कभी तहरीर के ज़रिए। बिल्कुल। ये दोनों चीज़ें हम कदम चल रही हैं। तो मैंने सोचा कि तकरीर के साथ-साथ, बातों के साथ-साथ क्यों ना एक कलम उठाया जाए और सारे इंसानों के लिए एक मैसेज दी जाए कि एजुकेशन कितनी ज़रूरी है। बिल्कुल। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि ये पैशन कैसे पैदा हुआ, दरअसल हर एक इंसान एक अंदर एक दुनिया होता है हुँ, और इस दुनिया में कई राज छुपे होते हैं और उन राजों को, उन ख़यालात को उभरने के लिए आपका कलम एक बेहतरीन दोस्त है और उस दोस्त के साथ चल के आप जब तहरीर करते हैं तो एक सहेली मिलती है आपको किताब की सूरत में और उसमें जो मेन मैसेज होती है, वो मैसेज मुझे लगता है कि पब्लिक तक ज़्यादा पहुंचती है जब हम किसी कोने में बैठ के अपने हाथों में किताब लेते हैं। तो लिखने के साथ साथ मैं पहले से मुंसलिक था, लिखा करता था, लेकिन सोचा कि अगर अंदर कोई चीज़ छुपी है जिससे सोसाइटी को बेनिफिट मिले, तो क्यों ना उसे किताबी शक्ल दी जाए और किताबों की सूरत में चीज़ें आ रही हैं। तो ऐसी ही ये चीज़ ज़हन में पनपी और मैंने लिखना स्टार्ट किया और कलम ने भी अपनी ताकत दिखाई और दिमाग भी उसके हम कदम चला। तो ऐसे ये कारवां चलता रहा आमिर साहब। एक चीज़ यहाँ पे है कि जब कोई इंसान कोई कदम उठाता है, तो बहुत सारे मुश्किलात दरपेश आते हैं। चाहे कोई भी काम इंसान करे, पढ़ाना शुरू करे, पढ़ना शुरू करे, हर एक इंसान को कहीं न कहीं वो अपनी टाँगें डगमगाती हुई नज़र आती हैं। तो जब आपने शुरू-शुरू में स्टार्ट किया, तो किन मुश्किलात से आपको फेस करना पड़ा, किन मुश्किलातों को, और क्या कुछ मुश्किलात आपने दरपेश आई और फिर उस टाइम आपने क्या किया उनके साथ? मुश्किलात जो हैं, बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। मुश्किलात ज़िंदगी का हिस्सा है, हुँ, लेकिन कहते हैं ना कि मुसीबत का हवाल एक से कहना, मुसीबत से है ये मुसीबत ज़्यादा। ज़ यानी हर एक को ये अहवाल कहना, ये मुसीबत सबसे बड़ी मुसीबत है। मुसीबत है। लिहाजा जीतता वही है जो मुसीबतों को हराए बिल्कुल। और इनसे कहे, गम से खोकर हुआ इंसान तो मिट जाता है गम, मुश्किलें इतनी पड़ी थी कि मुझ पे आसा हो गई। वाह! क्या बात है। तो डर, खौफ, नाकामी, हुँ, हुँ। मुश्किलात, कदम डगमगाना, ये तो इंसान की कामयाबी के साथ साथ चलती रहती है। हुँ, हुँ। लेकिन फिर इन चीज़ों को पीछे धकेल देना और कामयाबी को गले लगाना, यही इंसान का तरीका होना चाहिए। और कहते हैं ना कि जब बात तो तब बनती है कि कोई आपको गिर के उठाए, लेकिन मुझे लगता है जहाँ तक आज की सोसाइटी का तकाजा है, यहाँ गिर के उठाने वाला कोई नहीं है, बल्कि गिर के खुद उठना खुद है उठना पड़ता है। और जो उठता है वही जीतता है। तो बहुत सी मुश्किलात मुझे भी हुई राइटिंग के दौरान या कोई भी सेटअप खड़ा करने के दौरान। तो मैंने सोचा कि
क्रिटिसिज्म सबसे पहला जो जो चीज़ होती है आमिर साहब, वो इंसान की ज़िंदगी में रुकावट बनती है। जब हम किसी भी अपने पोटेंशियल को दूसरे के आईने में देखते हैं, तो हम अपने पोटेंशियल को संवार नहीं सकते। हमें अपने पोटेंशियल को अपने आईने में देखना है, बिल्कुल। क्योंकि जिनसे आप मुखातिब है और जिनसे आप अपना पोटेंशियल एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो सर्कल देखना है कि वो सर्कल आपको नेगेटिविटी की तरफ लेता है या पॉजिटिविटी की तरफ। वो आपको ये कहता है जस्ट गो, या आपको ये कहता है जस्ट स्टॉप, यू कांट डू। ये देखना है कि मेरा सर्कल कैसा है, और मैंने सर्कल पॉजिटिव चुना या नेगेटिव चुना है, या जहाँ तक मेरे सर्कल का था मैंने पॉजिटिव चुना और पॉजिटिव थॉट्स मैंने जमा की। और मुझे ये भी पता था कि कोई भी काम करने के लिए हम जब एक मैं थोड़ी बात, अगर मैं इजाज़त हो आप आमिर साहब आपकी, तो मैं एक वाइट बोर्ड की मिसाल अगर आपके पास पेश करूं, तो एक निशान उसके सेंटर में जब लगाया जाए, तो आप 30 में से 29 बच्चों को उठाइए और बताइए ये है क्या। सभी कहेंगे ये एक ब्लैक डॉट है। इनमें से एक बच्चा उठता है जो कहता है सर ये वाइट बोर्ड है। इट सिंपली मीन्स कि आपका वाइट पार्ट जो लाइफ का है वो सोसाइटी कम देखा करती है और आपके ब्लैक पार्ट को देखा जाता है। तो क्यों हम फिर सोशल एनालिसिस को छोड़ के, सोशल एनालिसिस तो ज़रूरी है, सोसाइटी से पूछा जाए, लेकिन अगर आपके अंदर आपको ये चीज़ अच्छी लगती है, आपने इसको जांचा है, तो फिर इंडिपेंडेंसी से लेके, इंडिपेंडेंसी को भी छोड़ना है सर, डिपेंडेंसी को भी छोड़ना है और इंटरडिपेंडेंसी पे भरोसा करना है। आमिर साहब से बातचीत हो कि आपसे भी सीख जाएंगे, खुद भी सीख जाएंगे, तो ये इंटरडिपेंडेंसी का एक कंसेप्ट है और इस पे मैं बिलीव ज़्यादा करता हूँ। और लेकिन उठना जहाँ तक है उठना खुद है। तो मुश्किलात तो आती रहती हैं, लेकिन मैंने फिर मुश्किलात को जांचा, तो मैंने मुश्किलात को जांच के उसके बाद मैंने उनको परखा और ये देखा कि कलम तो उठाना ही है। और अगर हम देखें 24 घंटे हमारे पास हैं, तो इनमें मुश्किलात को अगर गिना करेंगे तो फिर 24 के 24 घंटे इंसान की ज़िंदगी में चैलेंजेस होते हैं। समटाइम्स यू हैव द सोशल चैलेंजेस, moral challenges, you have financial challenges as well. But to get over these challenges is the real identity and hallmark of a successful person. तो मैंने challenges को पीछे धकेल के कलम उठाया और आगे बढ़ रहा हूँ इंशाल्लाह आपकी दुआओं से। बस सर, दुआ आपकी होनी चाहिए हमेशा कि आपसे हमने भी बहुत कुछ सीखा है और सीखना अभी बाकी है। हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे नए नौजवान हैं, यूथ है, जो जिन्हें हम एस्पायरिंग कहते हैं, जो भी एस्पायर कर रहे हैं कि नहीं मैं भी कुछ करूं अपनी सोसाइटी के लिए। खासकर अगर हम राइटर्स की बात करें, वो भी कुछ लिखना चाहते हैं, लेकिन उन्हें भी कहीं ना कहीं पे वो मुश्किलात दरपेश आते हैं। उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहिए, कैसे उनको उन से ओवरकम करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए? राइटर्स को या सोसाइटी के किसी भी मेंबर को आगे बढ़ने के लिए, जो मैंने कहा पहले आपसे कहा, वन हु रियलाइजेस द सेल्फ रियलाइजेस द गॉड। तो सेल्फ रियलाइजेशन इज मैंडेटरी। जिसे खुद ही पता ना हो कि मैं शेर हूं या गिदड़, जिसे खुद ही पता ना हो कि मैं रेस का घोड़ा हूं या अस्तबल में रखा जाने वाला घोड़ा, पहले पता चलना चाहिए कि अंदर मेरे अंदर है क्या। तो ये चीज़ें तब आती हैं जब इंसान खुद कोशिश करता है। अबुल पाकिर जैनुल आबिदीन, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, एपीजे अब्दुल कलाम, उनसे एक बच्चा कहता है कि हु इज़ द फर्स्ट साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। वो कहते हैं बच्चे से ही उसी सेमिनार में, यू आर द फर्स्ट साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। वो कहते हैं मैं तो बज़ाहिर हूँ नहीं साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो वो कहते हैं कि सवाल आपने किया, खोज आप में पैदा हुई, इसलिए आप पहले साइंसदान हैं। यानी खोज पैदा होनी चाहिए। जब खोज पैदा होनी चाहिए राइटर बनने के लिए, यू शुड हैव एन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। यू हैव टू गो थ्रू मल्टीपल डायमेंशंस। आपको सभी एस्पेक्ट्स पढ़ने हैं और फिर एस्पेक्ट्स को जमा करना है, और यही चीज़ें दिमाग में फिर जमा होकर किताबी शक्ल में आ जाती हैं सर। ये तो हुई अब तक की बात। अभी आपने इससे पहले कुछ अशार कहे थे, लगता है आपको शायरी से भी काफ़ी दिलचस्पी है। तो हमारे नाजरीन के लिए आपके अल्फाज कुछ जो आपने बहुत अरसे पहले लिखे होंगे, जो आपको अभी भी जहन में गर्दिश कर रहे होंगे।
یہ ہے کہتے ہیں کہ سکسیس از ود ان دا ریچ آف دوز ہو پٹ شولڈر ٹو دا ویل. تو یہ چیزیں مجھے ہر وقت ریڈی رکھتے تھے کہ میں کچھ شعر و شاعری کی بھی طرف کچھ مائل ہو جاؤں. تو میں نے کچھ لکھا تھا، کیوں نہ اس کو یاد کروں، کیوں نہ میں فریاد کروں، وہی میرا ہم نوا ہے، وہی میرا غمگسار، نام جس کا ہے خدا، اسی کے در کا ہوں گدا، کیوں نہ میں اب اس کو دوں بس ایک ایسی ندا، کام ایسا کر کبھی تو یہ گنہگار فلک، تیرا کام دیکھ کے رشک کرے وہ ملک. تو یہ کچھ لکھا جانے والا بہت تھا. بہت خوب لکھا ہے آپ نے، بہت ہی اچھا ہے. تو جیسے کہ میں نے شروعات میں کہا تھا کہ آپ کے اندر اب دو انسان چھپے ہیں. تو آپ آتھر ہے، لیکھک ہے، وہ ٹھیک ہے، ابھی ہم نے وہ چیز دیکھی. اب دوسری چیز آپ میں یہ کہ آپ ایک معلم ہے، ٹیچر ہے. تو آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آج کل کے بچے غلط راستے کی طرف جانے لگے ہیں، جو آج آپ خود بھی دیکھتے ہوں گے، خود بھی اندازہ ہوا ہوگا آپ کو ان چیزوں کا کہ نہیں، ہماری سوسائٹی میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو برے کاموں کی طرف مائل ہوتے ہیں. تو اس ضمن میں آپ کیا کہیں گے ان سے، کیسے ان کو آگے آنا چاہیے، خاص کر ان کے پیرنٹس کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ سب سے پہلے جو ریسپانسبلٹی ہے، ہم اکثر کہتے ہیں کہ ایک بچے کو اپنے پیرنٹس کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن ایج کوائن ہیز ٹو سائڈ سر. ہم نے یہ کبھی نہیں کہا کہ اپنے پیرنٹس کو بچے کا خیال رکھنا چاہیے. دیز آر دا ٹو سائڈس آف دا کوائن. کل 18 سال اور 20 سال کا بچہ بننے کے بعد اور 25 سال کا بچہ بننے کے بعد آپ کو واضح تبلیغ کے ذریعے، آپ کو سوشل ریفارمرز کے ذریعے آپ کو اناؤنس کیا جاتا ہے کہ ٹو سرو یور پیرنٹس. But you have not been given the etiquettes, you have not been given the behavior, you have not been taught to serve the parents, how to serve them. They have not give you the balanced upbringing, I should say. انہوں نے آپ کو نرش ہی نہیں کیا. ایسے کہتے ہیں نا کہ سر پہلے ایک پیڑ کو بنانے کے لیے اس کی پروننگ ضروری ہے، اس کی نرشمنٹ ضروری ہے، اس کی جڑوں کو پانی دینا ضروری ہے، تبھی ہم اس پیڑ سے فروٹس ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. ایک پیڑ ہوتا ہے سر سیب کا پیڑ، جو پیام شپیان چل رہا ہے تو سیب کا ذکر تو بنتا ہی ہے. بالکل. دوسرا پیڑ ہوتا ہے پاپولس ٹری، جسے ہم فریس کہتے ہیں. جب تک اگر دونوں پیڑوں کو دیکھا جائے تو جو میوے سے لدے ہوئے ہوتے ہیں وہ سیب کے درخت ہوتے ہیں، لیکن ان کی جو ٹہنیاں ہوتی ہیں وہ جھکی ہوئی ہوتی ہیں. اگر ہم پاپولس ٹری کی طرف نظر ڈالیں، بھلے ہی یہ بڑا ہے، یہ اونچا ہے، لیکن اس میں جھکاؤ نہیں ہے. اسی جھکاؤ کی بنیاد پہ اس پہ میوے نہیں ہے. تو بڑا ہونے کے لیے اور خود کو میووں سے بھرنے کے لیے، خود میں کیپیسٹی بڑھانے کے لیے جھکاؤ بہت ضروری ہے. وہی جھکاؤ جب تک بچوں میں پیدا نہ کیا جائے، پیرنٹس انہیں یہ ریئلائز نہ کریں کہ ہم نے کیا کیا تو آپ کو اس کی ریپلیکا بننا ہے. سمپل سی بات ہے، کوکر تچھان پوت ہچان، ایک عام بات ہے. تو شعر میں ایک بات اگر کرو تو کہتے ہیں کہ ہمسایوں کا ایک لڑکا تھا، وہ اکثر پتھر پھینکا کرتا تھا عورتوں کے مٹکوں پہ، جن مٹکوں میں وہ پانی لایا کرتی تھی. تو ایک عورت کے مٹکے میں جب چھید ہوا تو وہ سیدھی اس کے باپ کے پاس پہنچی، جناب آپ کے بیٹے نے میرا مٹکا توڑ دیا، جو میرے سر پہ پانی تھا وہ سب گر گیا. تو باپ نے سیدھے اس کی ماں سے پوچھا، اپنی بیوی سے، تو مجھے بتا میرے بیٹے نے آج فلاں کا مٹکا کیوں توڑا؟ اس نے بتا مجھے کیا پتا. اس نے بتا سن، میں تیرا بیج ہوں اور تو میری زمین ہے. میں تیرا بیج ہوں اور تو میری زمین. اگر بیج پختہ ہو عامر صاحب، اچھا ہو، ہائیبرڈ ہو، اور اسے سائنٹسٹ نے سوکاسٹ میں بنایا ہو اس سیڈ کو، لیکن اگر زمین بیرون ہو، بنجر ہو، عامر صاحب آپ سے ہی پوچھتا ہوں، کیا بیج کا
पेड़ निकलना मुमकिन है, नहीं, वो तो मुमकिन नहीं हो सकता। एक बात। दूसरी बात, अगर जमीन जरखेज हो, फर्टाइल हो, मॉइस्चर से भरी हुई हो, लेकिन बीज अच्छी क्वालिटी का ना ना हो, हो तो फिर भी कोई फायदा नहीं होगा फिर उससे। भी कोई फायदा नहीं है। Expectation of fruit is only if both seed as well as the field both are fertile and hybrid. हाँ, ये बात बीज भी अच्छा होना चाहिए और जमीन भी फर्टाइल होनी चाहिए, तब हम एक्सपेक्ट कर सकते कर हैं। सकते हैं कि अच्छा कुछ रिजल्ट तो आएगा। जब इसने इससे पूछा, बता तू मेरी जमीन है, मैं तेरा बीज हूँ, आज मेरे बेटे ने फलां का मटका क्यों तोड़ा? उसने बोला कि मेरे हमसाई के घर में, उनके आंगन में एक अनार का दरख्त है और उस पे अनार उगते हैं। तो मैं आई वॉज प्रेग्नेंट एट दैट टाइम एंड दिस वेरी पर्टिकुलर बॉय वॉज विद इन माई वोम, ये मेरी पेट में था। तो मुझे शौक हुआ कि अनार के दाने से रस निकाल के कुछ पी जाऊं, तो सुई से उसमें छेद किया और मैंने अपनी जुबान से कुछ कतरे पी लिए। तो शौहर बोला, मेरा बीज तो पुख्ता था, तूने तो ज़मीन ही बंजर बना दी। जब तूने ज़मीन बंजर बना दी तो बताइए हमसायों के मटकों पे पत्थर ना फेंके तो और क्या करे। इसलिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आमिर साहब। पहले बाप को समझना है कि मैं बच्चे को किस दिशा ले रहा हूँ। इसी तो मैंने ट्राइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन या फार्मूलाज सिखाई। मैंने इसे बताया कि एरोनॉटिक्स क्या है, मैंने इसे एस्ट्रोनॉट बना दिया। मैंने इसे न्यूटन सेकंड लॉ थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो सुना दी। मैंने इसे शेक्सपियर से लेके सोक्रेटिस तक सब कुछ बता दिया। लेकिन क्या मैंने इसे कभी इंसान बनाया? पहले मुझे इसे इंसान बनाना है। हाउ टू बिहेव इन द सोसाइटी, हाउ टू टॉक टू मिस्टर आमिर साहब। तो कल ये बच्चा ड्रग्स्ट नहीं बन सकता, कल ये बच्चा आपको तकलीफ देने वाला नहीं बन सकता, कल ये बच्चा आपका नाफरमान नहीं बन सकता, कल ये बच्चा सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल बन सकता है और ये एक आईपीएस ऑफिसर बन के भी अपनी जीप से उतर के सड़क पे गिरा हुआ पत्थर हटा के साइड में रखेगा। ये बात बिल्कुल सही है। उस वक्त वाइज का वाज पढ़ना, तबलीग करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि लोग खुद देखेंगे एन आईपीएस ऑफिसर, एन इंजीनियर हैज़ डन दिस वेरी कमेंडेबल जॉब, तो हम भी करेंगे। तो इसलिए दोनों को, दीज आर द टू साइड्स ऑफ द कॉइन, एंड हमें साथ साथ चलना है। पहले इसकी तरबियत करनी है, फिर इससे एक्सपेक्ट करना है कि ये हमें वापस क्या देगा, तो अच्छा ही देगा। फिर से एक बात मेरे जहन में आई इस वक्त जी कि ज़्यादातर एक बच्चा जो है वो टीचर्स के साथ वक्त गुजारता है। या आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, वो 4 साल तो उसको पता ही नहीं होता कि ए क्या है, बी क्या है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, वो उसको कुछ नहीं पता। जब उसको स्कूल में भेजते हैं वहाँ पे वो सीखता है सब कुछ, और दिन के तकरीबन सबसे ज़्यादा घंटे वो वहाँ पे बिताता है। वहाँ से फिर घर आके स्कूल का काम, या फिर उसके पास अगर थोड़ा सा वक्त बच जाए तो खेल कूद में अपने फ्रेंड्स के साथ जाएगा या फैमिली के साथ गुजारेगा, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा काम होता है एक स्टूडेंट को करने के लिए। जब से मतलब जब मैं स्टूडेंट था, छोटा बच्चा था, और आज भी, इवन कि आज भी अगर मुझे अपने टीचर्स कहीं पे मिलते हैं तो मैं सर नहीं उठा सकता उनके सामने, कि उनकी हया, उनकी इज्जत आज भी इतनी ज़्यादा बरकरार है मेरे सामने कि मैं आंखें उठा के उनसे बात नहीं करता। जबकि आज हम देखते हैं कि एक स्टूडेंट और एक टीचर एक दूसरे के कंधे पे कंधा रख के, हाथ रख के साथ चलते हैं, चाय पीते हैं, और कभी कभार मैंने ये भी हालत देखी अपनी सोसाइटी की, सिगरेट साथ में पीते हैं। तो इस ज़िमन में क्या लगता है आपको कि एक टीचर का एक स्टूडेंट के साथ इतना ज़्यादा फ्रेंडली होना हमारी सोसाइटी के लिए बेहतर है? देखिए आमिर साहब, बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। मैं इसे महत्वपूर्ण सवाल समझता हूँ। 3 चीजें हैं, सत्यम, शिवम, सुंदरम, ट्रूथ, ब्यूटी एंड गॉड। जहां पे आमिर साहब ट्रूथ हो, वहां पे गॉड की भी प्रेजेंस होती है और वो चीज ब्यूटीफुल भी होता है। जहां तक आपके कहने का ताल्लुक है कि टीचर एंड स्टूडेंट रिलेशनशिप, जो ये कन्फाइंड रिलेशनशिप थी, ये आज एक्सपोज हो रही है। सबसे
بڑا جو آج کا مدعا ہے وہ یہ ہے کہ ہم پہلے بچے کو ہمیں پرکھنے کے ساتھ ساتھ پڑھانے کے ساتھ ساتھ اس کی تربیت کرنا بہت لازمی بن گیا. بالکل. واٹ از گڈ اینڈ واٹ از بیڈ, واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ. آپ کے پاس بچہ 10 سے لے کے 4 بجے تک بیٹھتا ہے عامر صاحب, آپ کے ساتھ بچہ اپنا کچھ وقت گزارتا ہے, تو آپ کو اس وقت دیکھنا ہے کہ میں اس بچے کے ساتھ کیا انصاف کر پا رہا ہوں. فار ایگزامپل, آئی ایم اے میتھمیٹکس ٹیچر, مجھے اس وقت میتھمیٹکس پڑھانا ہے فرام 10 to 10:30. اگر میں اس میں نصیحت بھی کرنے بیٹھ جاؤں, اچھی باتیں بھی بتاؤں, تو اسے ٹیچر کا ایسا نہیں کہا جا سکتا, اسے ٹیچر کی خیانت کہی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ اس ٹائم پیریڈ میں اسے میتھ ہی پڑھانا ہے, کیمسٹری کی کلاس میں اسے کیمسٹری ہی پڑھانی ہے. کیمسٹری کے کلاس میں آپ اسے کوئی اچھی بات بھی نہیں بتا سکتے. اب رہا جو یہ ٹیچر اینڈ ٹاٹ ریلیشن شپ آج دن بدن بگڑتی جا رہی ہے. بالکل. دراصل یہ بگاڑ ہم نے پیدا کیا. جان ملٹن کا قول ہے, God does not need man's labor because thousands are at his bidding speed. خدا کو مزدوروں کی ضرورت نہیں ہے, ہزاروں مزدور بیٹھے ہیں, اس کی ایک پلک جھپکتے کون فیکون ہو جا بس وہ ہو جاتا ہے. تو پھر ہماری ضرورت کیوں پڑی؟ If thousands were at his bidding speed, why he needs we people? What is the reason behind? Actually, we are the laborers of the society. ترخان کا کام ہے اینٹ لگانا, میرا کام ہے جہاں تک میری ریسپانسبلٹی ہے, آئی ایم ایز اے یونٹ آف دا سوسائٹی, مجھے 10 سے 4 تک مجھ سے کیا تقاضا کر رہی ہے ایجوکیشن, مجھے وہ کرنا ہے. اور ایک گیپ مینٹین ہونی چاہیے. آئزیک نیوٹن ہر وقت بینچ پہ چڑھا کرتے تھے جو اس کی ہائٹ کے بچے تھے. آئزیک نیوٹن سے پوچھا گیا واٹ از دا ریزن بہائنڈ دیٹ یو ڈو سچ ایکٹیویٹیز. اس نے کہا کہ بچے کو لگنا چاہے میں ان سے بڑا ہوں, بھلے ہی قد میں ہم ان سے قد کے برابر ہوں, لیکن وی ہیو ٹو شو اوور سیلوز دیٹ وی آر سم تھنگ ناٹ ڈفرینٹ, وی ہیو دا ویلیو. ڈفرینٹ نہیں دکھانا ہے خود کو, لیکن تھوڑا دکھانا ہے کہ ہم آپ کو گیور ہیں, آپ ٹیکر ہیں. یو ہیو ٹو ٹیک دا نالج اینڈ وی آر دا گیورس آف دا نالج. پھر رہی آج کی ایجوکیشنل فلاسفی کے بارے میں بات کریں گے. وہ کہتے ہیں ناؤ ڈیز ایجوکیشن از چائلڈ سینٹرڈ. چائلڈ سینٹرڈ ان دا سینس کہ ہمیں بچے کے ارد گرد ہی گھومنا ہے, ٹھیک ہے. لیکن ارد گرد اگر الیکٹران بھی گھوم جائے اور اسے اپنا سینٹریفیوگل ایک فورس نہ رہے تو وہ نیوکلس میں گھس کے دنیا کو تباہ کر سکتا ہے. ہمیں گھومنا ہے اس کے ارد گرد, بٹ ود اے سرٹن فورس. وی شوڈ ہیو اے ڈریگنگ فورس ایٹ بیک, کہ ودن ایک ہمارا ایک دائرہ اس کے ارد گرد بنتا رہے, اور کہیں ہم دائرہ چھوڑ کے جیسے جب ہم چھوٹے تھے تو ہم کہتے تھے, ہماری زبان میں سے کہتے تھے ہماری ڈسٹرکٹ میں آرو بارو, ہم گھوما کرتے تھے. لیکن یو مائٹ ہیو ریئلائزڈ ہم اکثر سینٹر میں گر جاتے تھے. بالکل ایسا ہم اس کے ارد گرد اتنا نہ گھومے کہ ہم سینٹر میں گر کے پھر ہماری آئیڈینٹی ہی نہ رہے. اس لیے اپنے دائرے میں اس کے ارد گرد ہی گھومنا ہے, اسے پیار دینا ہے, محبت دینی ہے. لیکن وائر ایور ہی وڈ کمٹ الیگل, وہاں پہ اسے بتانا ہے کہ بیٹا یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ غلط ہے. یہ بات بالکل صحیح فرمائی آپ نے. تو بہت بہت شکریہ. اب اور بھی کچھ باتیں کرتے, لیکن کیا کرے, وقت کا تقاضا ہے اور وقت نے اب اتنی اجازت نہیں دیتا. لیکن چلتے چلتے آپ سے ہم تھوڑی چھوٹی سی میسج لیں گے ہمارے ویورز کے لیے. میسج یہی ہے کہ ایوری سنگل ممبر آف دا سوسائٹی مسٹ بی ریسپانسبل. جو کام ہم خود کریں وہ ہم چیف منسٹر صاحب پہ نہ چھوڑیں. فار ایگزامپل, ایک پتھر سڑک سے ہٹانا ہے, یہ ہم خود کر سکتے ہیں, ٹھیک. پبلک پلیسز پہ سگریٹ نہیں پینا ہے, یہ ہم سے کوئی منسٹر یا کوئی آفسر نہیں نکال سکتا, یہ ہمیں خود سوچنا ہے.
ٹھیک ہے. بہت سی ایسی چیزیں ہیں. گٹر میں ہمیں ڈسٹ بن نہیں پھینکنا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس کے لیے بھی ہمیں روکنے والا ہونا چاہیے. اکثر سوسائٹی ہمارے گاؤں میں ہم گورنمنٹ سے گزارش کرتے ہیں ہمارے ندیوں کو صاف کیا جائے. پہلے دیکھنا ہے ندیوں کو گندا کس گندا نے کس کیا. نے کیا؟ جب گندا ہم نے کیا تو یہ سوچنا ہے پہلے ہم گندا نہ کریں، تو پھر کسی کو بلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ. دس از دا میسج. بہت بہت شکریہ آپ کا. ملتے ہیں اگلے کسی اور خاص مہمان سے. تب تک آپ دیکھتے اور سنتے رہیے ریڈیو 89.6 FM پیغام شوپیاں، ہم سب کے دل کی دھڑکن.